मैं कई दिन से महसूस कर रहा था कि कोई नादीदा वजूद है जो हर वक्त मेरे आस पास रहता है। ख़ास कर तन्हाई में चलते हुए लगता कि कोई मेरे साथ चल रहा है और अक्सर मेरे पीछे कदमों की चाप सुनाई देती। मुड़कर देखता तो कोई ना होता और घर से बाहर ये एहसास मजीद कभी हो जाता और रात के किसी पहर अचानक मेरी आंख खुल जाती। कमरे से बाहर कदमों की चाल सुनाई देती और जैसे कोई चल फिर रहा हो। दरवाज़ा खोल कर देखता तो कोई मौजूद ना होता और इसके अलावा एक और तब्दीली भी मैंने महसूस की। हर वक्त मेरे इर्द गिर्द गुलाब की महक मौजूद रहती। ऑफिस में, घर में और राह चलते हुए मुसलसल गुलाब की मशहूर कुन खुशबू मेरे आस पास रहा करती। राधा एक पुरअसरार नावल, एक ऐसे खानदान की दास्तान जो शैतानी मखलूक के चुंगल में फंस गया था। ना जाने वो बेचारी कितने दिनों से नहीं सोई थी। मैंने प्यार से उसकी तरफ देखा और सोते हुए वो बहुत मासूम और हसीन लग रही थी। इतनी खूबसूरत बेदी के होते हुए भी मैं किन खराफात में उलझ गया था और चंपा का मिलना और पुलिस का मुझे गिरफ्तार करना और उसके बाद थाने और सिपाहियों के साथ जो कुछ हुआ था वो सब मेरी जहन में ताज़ा हो गया। गुजरे वाक़यात पर मैं अब तक हैरान था। हो सकता है कि बुखार की वजह से मुझे लाटी सीधे ख्वाब दिखाई देते रहे हों और मेरे दिल में ख्याल आया और मुझे हल्की सी खांसी हुई और जिसकी आवाज़ से साइमा की आंख खुल गई और वह लपक कर मेरे करीब आ गई। आप जाग गए हैं और कैसी तबीयत है आपकी? और उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। शुक्र है कि आपका बुखार तो उतरा। सारे वाक़यात एक बार फिर मेरे जहन में ताज़ा हो गए और मैंने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि बुखार की वजह से मैंने कोई ख्वाब देखा और सर को झटक कर मैंने ख्यालात से पीछा छुड़ाया। शाम तक बुखार मुकम्मल तौर पर उतर गया और रात को मैं जल्दी ही सो गया और शायद नींद की दवा का असर था। दूसरे दिन मैं पूरी तरह फ्रेश था और साइमा ने बताया कि उसने इमरान से कहकर एक हफ्ते के लिए छुट्टी की दरख्वास्त भेज दी है। अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ आती हूँ। और उसने खड़ी पर झुकते हुए कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम पहले ही मेरी वजह से बड़ी परेशानी उठा चुकी हो। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बाहर निकाल लाया। आहद ने स्टीयरिंग का बटन दबाया तो मैं बुरी तरह चौंक पड़ा और वही कैसेट थी जो चंपा ने लगाई थी। शायद वो जल्दी में निकालना भूल गई थी और क्या वो सब कुछ हकीकत था जिसे मैं बुखार की हालत की वजह से ख्वाब समझ रहा था। और मैंने जल्दी से हाथ बढ़ाकर टेप बंद कर दी। बाबा, आपने टेप क्यों बंद कर दिया? आहद ने दोबारा टेप की तरफ हाथ बढ़ाते हुए पूछा। बेटा, सुबह सुबह गाने नहीं सुनते। और मैंने बात बनाई और इतने में उनका स्कूल आ गया और वो मुझे खुदा हाफिज कहकर भागते हुए स्कूल में दाखिल हो गए। मोमना का पानी वाला फ्लास्क गाड़ी में रह गया और मैंने सुबह उसे दे आऊं। जैसे मैंने फ्लास्क उठाया और मेरी नज़र अंगूठी पर पड़ी और जो सेट के आगे पायदान पर पड़ी थी और ये अंगूठी चंपा की उंगली में थी। मैं सुन्न होकर रह गया और जल्दी से अंगूठी उठाई और उसे गौर से देखने लगा। देखने में अंगूठी काफ़ी कीमती नज़र आ रही थी, लेकिन गौर करने पर पता चला कि आर्टिफिशियल डायमंड है और मैंने अंगूठी खिड़की से बाहर फेंक दी और घर की तरफ रवाना हो गया। अगर वो सब कुछ ख्वाब नहीं था तो फिर उन वैश्यों से मेरी जान बचाने वाला नादीदा नाजहाद दहंदा कौन था और खुद आ जाने क्या हो रहा था। और शहर में आने के बाद पे दर पे ऐसे वाक़यात होते आए थे कि मेरी अक्ल सलब होकर रह गई और जहन के पर्दे पर एक बार फिर सारे वाक़यात किसी फिल्म की तरह चलने लगे। चंपा का मिलना यकीनन उस मनहूस साधु का हसीन जाल था और जिसमें मैं फंसता चला गया। साधु के जंग से मुझे छुड़ाने वाला कौन था? अगर वो नादीदा हस्ती जो मेरी मौसन थी उस कड़े वक्त में मेरी मदद ना करती तो ना जाने वो भेड़िए मेरा क्या हशर करते। ये सोचकर मैं कांप उठा और सारा दिन इन्हीं ख्यालात ने ज़हन पर परागंदा किए रखा और पर किसी बात की समझ ना आई। हाँ, सर दर्द बढ़ गया और मैंने सर झटक कर ख्यालात से पीछा छुड़ाया। और अभी मेरी चंद छुट्टियां बाकी थीं और 2 दिन की बात है कि कोई आधी रात का अमल होगा कि मेरी आंख खुल गई और कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। कमरे में 0 पावर का बल्ब जल रहा था और मैंने गौर से देखा साइमा थी और मैं चौंक कर उठने लगा
तो उसने प्यार से मेरे कंधों को थाम कर मुझे दोबारा लिटा दिया। कमरे की खामोशी में उसकी तेज सांसों की आवाज़ मुझे वाज़ेह तौर पर सुनाई दी। क्या बात है साइमा, नींद नहीं आ रही? और मैंने बमुश्किल आंखें खोलते हुए कहा, आपके बगैर मुझे कहाँ नींद आई है। उसकी आवाज़ बेखुमार आलूद थी। तो आओ, आकर मेरी बाहों में सो जाओ। और मैं मुकम्मल तौर पर जाग गया था और वह जैसे इशारे की मुंतज़िर थी। यकदम मेरे सीने पर गिर गई और अचानक कमरे में उसकी घुटी घुटी चीख गूंज उठी। वो झटके से यूं पीछे हटी जैसे उसे करंट लग गया हो। अब वो बेड से कुछ फासले पर खड़ी सीने को यूं मसल रही थी जैसे उसे शदीद तकलीफ हो रही हो। और मैं जल्दी से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। दूर रहो मुझसे। और वो बदक कर मुझसे दूर हट गई। क्या बात है साइमा, क्या हुआ? और मैंने हैरान रह गया। जी, तुमने गले में क्या पहना है? उसने कराहते हुए पूछा और मैंने अपने गले की तरफ देखा। बैंक में शरीफ के ताकीद करने पर घर आकर मैंने वो तावीज़ पहन लिया था और जो मुझे शरीफ के वालिद साहब ने दिया था। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, ये तावीज़ मुझे एक बुजुर्ग ने अता किया है और नज़र बदो आफात से हिफाजत की खातर। और मैंने सच और झूठ को मिलाया। इसे उतार दो। और साइमा ने बड़ी बेजारी से कहा और मैं चौंक गया। आज वो बार बार मुझे तुम कहकर मुखातब कर रही थी, हालांकि मेरे मामले में उसे अदब आदाब का बहुत ख्याल रहता था। साइमा, आखिर क्या वजह है कि तुम ऐसा कह रही हो? मैं उलझ गया। मेरे साथ ज़्यादा बहस ना करो और जैसा कह रही हूँ वैसा ही करो। और उसने किसी कदर सख्ती से कहा और मैंने आगे बढ़कर उसके शाने पर हाथ रखने की कोशिश की तो वो चीख कर बोली, फारूक, मैं कह रही हूँ कि मेरे करीब आने की कोशिश ना करना। और एक बार फिर वह मुझसे दूर हट गई और इस बार मुझे भी गुस्सा आ गया। और मेरी समझ में नहीं आता कि तुम्हें यह तावीज़ क्या तकलीफ़ दे रहा है। जब तक तुम इसे अपने से दूर नहीं करोगे मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगी। और वह गुस्से से बोली और धड़ से दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गई। मैं हैरान रह गया और साइमा ने आज तक कभी ऐसा रवैया मेरे साथ न अपनाया था। देर तक मुझे नींद ना आई और साइमा को क्या हो गया है, ऐसे तो मैं उसने कभी ना किया। और मैं यही सोचता रहा। सुबह इस सिलसिले में ज़रूर उससे बात करूंगा। और ये सोचकर मैं मुतमिन हो गया। और ना जाने कब मुझे नींद आई और दूसरे दिन जब साइमा ने मुझे जगाया तो दिन के 11 बज रहे थे। उसके होंठों पर हस्बे मामूल दिल आवेज मुस्कुराहट थी और चेहरा किसी ताज़ा गुलाब की तरह खिला हुआ था। खान साहब, बहुत देर सो लिया, अब उठ जाएं। और रात भी आपने थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी और इस तरह पेट खाली रहेगा तो कमज़ोरी कैसे रफ़ा होगी। उसके लहजे में मेरे लिए वही प्यार और खलूस था जो हमेशा होता था। मैं बुरी तरह उलझ गया कि कल रात उसका इसरार करना कि मैं इस तावीज़ को उतार दूं मेरी समझ से बाहर था। होना तो ये चाहिए था कि साइमा इस बात से खुश होती कि बगैर हिफाजत मैंने उसे पहना हुआ है और उल्टा वो नाराज़ होकर उसे उतार देने पर इसरार कर रही थी। और ना समझ में आने वाली बात थी उसी एक बात पर क्या मौकूफ़ अब तक पेश आने वाले सारे वाक़यात मेरी समझ से बाहर थे। मैंने सर को झटक कर ख्यालात से पीछा छुड़ाया और बाथरूम में घुस गया। गुस्ल से फारग होकर मैं नाश्ते की मेज़ पर पहुंचा और जहां देसी घी के पराठों से उठती हुई इश्तहा अंगेज़ खुशबू मेरा इस्तकबाल कर रही थी। 8 से परहेज़ी खाना ख़त्म और साइमा मुझे हैरत से पराठों को तकते देख कर मुस्कुराई। हर किस्म का परहेज़ ख़त्म और मेरे मैनी खेज़ नज़रों का मफहूम जानकर वो शर्म से गुलाबी हो गई। बहुत ख़राब हैं आप। और गुलाबी गाल दहक उठे। मेरी बीमारी की वजह से वह मुझसे गिरेदा रही थी और उस पर मैंने कहा था कि बेचारी इन दिनों घर का काम भी संभालती और बच्चों को स्कूल लाने ले जाने की ड्यूटी भी निभा रही थी। दूसरे दिन से मैंने ड्यूटी पर जाना शुरू कर दिया और उस दिन मैं शाम को बैंक से वापस आया तो देखा बच्चे लान में खूबसूरत सी सफ़ेद रंग की बिल्ली से खेल रहे हैं और मुझे देखते ही दोनों इकट्ठे चिल्लाए, बाबा देखें कितनी प्यारी कैटी है और ये अब हमारी है। मैंने देखा और बिल्ली वाकई बहुत खूबसूरत थी। सफ़ेद रंग पर उसकी नीली आंखें बहुत भली लग रही थी और बिल्कुल कांच की तरह, रुई के गालों जैसे मुलायम बाल। और वो बड़े गौर से मेरी तरफ देख रही थी और फिर आहिस्ता से चलते मेरे करीब आई और टांगों से लिपटने लगी। वो बार बार मुंह उठाकर मेरी तरफ देखती और मुंह से आवाज़ निकालती, मियाऊं। और मैंने बच्चों से पूछा, बेटा ये बिल्ली कहाँ से आ गई? बाबा ये हमारी फ्रेंड बन गई है, उन्होंने मासूमियत से जवाब दिया। और इतने में साइमा अंदर से निकल आई।
मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और मेरे हाथ से ब्रीफ केस लेते हुए वो कहा, बच्चे स्कूल से आने के बाद खाना खाकर लान में खेलने लगे तो ये कहीं से निकलकर इनके पास आ गई। पहले तो मैं डरी कि कहीं इनको नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन जब इसे बच्चों के साथ खेलते हुए देखा तो मुतमईन हो गई। मैंने मुस्कुराकर बच्चों को देखा और अंदर की तरफ कदम बढ़ाए कि बिल्ली ने अचानक छलांग लगाई और मेरे कंधे पर सवार होने की कोशिश करने लगी। मैं चौंका, अपने ध्यान में था, उसी लिए गिरते गिरते बचा और बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। इसके पंजे पर लगी मिट्टी से मेरा कोट खराब हो गया और उसका वजन आम बिल्लियों से कहीं ज्यादा था। मैंने उसे उतारना चाहा, लेकिन वो मेरे साथ चिमट गई और अब सूरत हाल ये थी कि वह पंजों के बल मेरी टाई से लटकी हुई थी और मुझे बहुत उलझन हो रही थी। मैं जितनी कोशिश से उसे उतारने के लिए करता वो उतनी चिपकती जा रही थी और बच्चों के लिए ये एक तमाशा था और वो तालियां बजा रहे थे और बार बार कैटी कैटी कहकर उसे पुकार रहे थे और मैं अजीब उलझन में फंस गया था। साइमा भी हंस पड़ी और लगता है कि उसे आप पसंद आ गए हैं। बिल्ली ने मजीद हिम्मत की और मेरे कंधों पर यूं चढ़कर बैठ गई जैसे मदारी के कंधे पर बंदर। वो बड़े प्यार से मेरे चेहरे पर से अपना मुंह मल रही थी और मुझे बिल्लियों या कुत्तों से कोई खास लगाव कभी नहीं रहा और आखिरकार ना चाहते हुए भी मैंने उसे ज़बरदस्ती पकड़ कर नीचे उतार दिया और वह फिर मेरी टांगों से लिपटने लगी और उसे दोबारा ऊपर चढ़ने की कोशिश करते देखकर मैं जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन बिल्ली मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार ना थी। मैं सख्ती से उसे मारने से गुरेज कर रहा था कि मैंने एक हदीस शरीफ का मफहूम पढ़ा था, और कमी बेशी पर अल्लाह की करीम माफ़ करे। अगर बिल्ली तुम्हारा कोई बहुत ज़्यादा नुकसान कर दे और तुम्हें गुस्सा आए तो उसे रुई के गाले से मारो, और गालबन इसका मतलब यह है कि उसे कोई ज़रब भी ना पहुंचेगी और तुम्हारा गुस्सा भी उतर जाएगा। और बिल्ली बगौर मेरी तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। फिर वह छलांग लगाने के लिए तैयारी कर रही थी कि साइमा ने जल्दी से आगे बढ़कर अपने पाँव से उसे पीछे धकेला और उससे साइमा की हरकत शायद बुरी लगी। वो यकदम मुड़ी और किसी खौफनाक दरिंदे की तरह घुर्राकर साइमा पर झपटी। साइमा चीख मारकर मेरे पीछे छुप गई और अब बिल्ली उसे बड़ी कहर आलूद नज़रों से देख रही थी। नहीं मामा, हम कैटी से खेलेंगे, और मोमना ने बिल्ली के करीब बैठकर उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। साइमा डर रही थी कि वो कहीं उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन बिल्ली ने बच्चों को कुछ न कहा, बल्कि वो आराम से मेरे कदमों में बैठ गई और अपनी दुम यूं मेरी टांग से लपेट ली जैसे वो ना चाहती हो कि मैं कहीं जाऊं। और बच्चे बिल्कुल उसके पास बैठे उसकी पीठ पर हाथ फेर रहे थे और वो बड़े आराम से बैठी हुई थी और महसूस ही ना हो रहा था कि अभी कुछ देर पहले उसने साइमा पर हमला करने की कोशिश की थी। खेलने दो इन्हें और थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। और मैं अंदर की तरफ बढ़ा और मेरे पैर हिलाते ही बिल्ली खड़ी हो गई और मेरे साथ अंदर की तरफ बढ़ने लगी। साइमा नहीं चाहती थी कि वो अंदर दाखिल हो और इसलिए जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। बिल्ली ने उससे ज़्यादा फुर्ती दिखाई और जंप लगाकर मुझसे पहले ही अंदर दाखिल हो गई और बच्चे भी हमारे पीछे आ गए और वह भागती हुई ड्राइंग रूम में चली गई। बच्चे उसके पीछे भाग गए और मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में घुस गया। नहाकर निकला तो साइमा हस्बे मामूल चाय बनाकर ले आई थी। ड्राइंग रूम से बच्चों के चिल्लाने और खेलने की आवाज़ें आ रही थी और चलो बच्चों के हाथ एक अच्छा खिलौना आ गया और ये उसके साथ मसरूफ़ रहेंगे, मैंने हंसकर कहा। कहीं बच्चों को काट ही ना ले, और साइमा ने खदशा ज़ाहिर किया। अरे नहीं भाई, बिल्लियाँ इतनी खौफनाक नहीं होती, और मैंने उसे तसल्ली दी। अभी देखा नहीं था कि कैसे मुझे काटने लगी थी। और मैं चाय पीकर बेड पर लेट गया और साइमा चाय के बर्तन किचन में रख आई और मेरे पास बैठ गई। कुछ देर बाद बच्चे बिल्ली समेत अंदर आ गए। मामा, कैटी भी हमारे साथ सोएगी, मोमना ने कहा। नहीं बेटा, चलो इसे बाहर निकालो। और बिल्लियाँ बेड पर नहीं, रात को अपने घर में सोती हैं और उस बेचारी के बच्चे उसका वेट कर रहे होंगे। साइमन ने उनको समझाया और बिल्ली ने मियाँव की आवाज़ निकाली और वहीं कारपेट पर बैठ गई और उसका यहाँ से जाने का मूड बिल्कुल नहीं था। कितनी ढीठ बिल्ली है। और साइमन उसे घूरा और ये देखकर मैं हैरान रह गया कि बिल्ली ने बिल्कुल इंसानों के अंदाज से साइमा को घूरा और बाकायदा गुर्राने लगी। शायद उसे साइमा की बात सुनकर गुस्सा आ गया था और वह साइमा की तरफ टिकटिकी बांधे देख रही थी। उसकी आंखों से गुस्से और नफरत का मिला जुला ज़ाहिर हो रहा था और मैंने आज तक ऐसी बिल्ली ना देखी थी।
اس کے چہرے سے باقاعدہ تاثرات کا اظہار ہو رہا تھا اور سائمہ نے آتش دان سے راکھ خریدنے والی سلاخ اٹھائی اور جیسے ہی بلی کے قریب آئی وہ کھڑی ہو کر گھٹانے لگی۔ سائمہ نے زور سے سلاخ فرش پر ماری تاکہ بلی بھاگ جائے، لیکن وہ بجائے ڈرنے کے اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ کس قدر ڈھیٹ ہے یہ! اور سائمہ نے دوبارہ سلاخ کو کارپٹ پر مارا اور مجھے بلی کی آنکھوں سے قہر ٹپکتا ہوا نظر آیا اور میری چھٹی حس نے جیسے مجھے خطرے سے آگاہ کر دیا، اور بجلی کی تیزی سے میں نے سائمہ کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور وہ اپنے دھیان سے اسے بگانے پر لگی ہوئی تھی اور میرے اوپر آن گری۔ اچانک بلی نے سائمہ پر چھلانگ لگا دی تھی اور اگر میں لمحہ بھر بھی دیر کرتا تو وہ اس کے حسین چہرے کو اپنے نوکیلے پنجوں سے ادھیڑ کر رکھ دیتی۔ بلی اپنے زور میں بیڈ کی دوسری طرف جا گری اور اب مجھے بھی غصہ آ گیا اور سائمہ کو ایک طرف کر کے میں نے سلاخ اس کے ہاتھ سے لے لی اور بلی کو ڈرانے کے لیے اسے بلند کیا۔ فاروق دھیان سے، یہ تو بہت خطرناک بلی ہے، اور سائمہ کی سہمی ہوئی آواز آئی اور بلی فوراً میری ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ میں جلدی سے پیچھے ہٹا کہ کہیں یہ میری ٹانگ پر نہ کاٹ لے، لیکن اس کے انداز میں پیار تھا اور وہ بار بار اپنا جسم میری ٹانگوں سے رگڑتی رہی اور اس منہ سے میاؤں میاؤں بھی کر رہی تھی۔ دونوں بچے بھی سہم کر اس کی طرف دیکھ رہے تھے اور جس انداز سے اس نے گڑاتے ہوئے سائمہ پر حملہ کیا تھا اس بات سے بچے بھی ڈر گئے۔ میں نے سلاخ ایک طرف رکھ کر اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور باہر لے گیا، اور جب میں اسے لان میں چھوڑ کر واپس آنے لگا تو اس نے بڑے زور سے میاؤں کہا اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اندھیرے میں اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں، اور یوں تو سبھی جانوروں کی آنکھیں اندھیرے میں چمکتی ہیں، لیکن وہ چمک اور طرح کی ہوتی ہے۔ اس کی بلی کی آنکھوں سے جو روشنی نکل رہی تھی وہ بالکل سفید تھی اور چاندنی جیسے، اور عجیب بات یہ تھی کہ روشنی اس کی آنکھوں سے بالکل ایسے خارج ہو رہی تھی جیسے ٹارچ سے نکلتی ہے، اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کی آنکھوں سے نکلنے والی روشنی کی شعاع میرے چہرے پر یوں پڑ رہی تھی جیسے دودھیا روشنی والی ٹارچ جلا کر کوئی میرے چہرے پر روشنی ڈال رہا ہو، اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مجھے ارد گرد کا کوئی ہوش نہ تھا اور سائمہ کی آواز نے مجھے بری طرح چونکا دیا اور وہ میرے پیچھے ہی کھڑی کہہ رہی تھی، فاروق اندر آ جائیں، اور کیوں سردی میں کھڑے ہیں؟ اور میں جلدی سے اندر آ گیا اور سائمہ اور بچوں کے سونے کے بعد میں بھی دوسرے کمرے میں جا کر سو گیا۔ آدھی رات کا عمل ہوگا کہ میری آنکھ کھل گئی اور ابھی میں جاگنے کی وجہ سمجھ نہ پایا تھا کہ مجھے کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے چونک کر دیکھا تو سائمہ تھی، اور سائمہ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس۔ اور میں نے اسے آواز دی اور اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا اور پھر منہ دوسری طرف پھیر لیا، اور سائمہ، اور میں نے دوبارہ اسے پکارا اور اسی طرح کھڑی رہی، اور میں بیڈ سے اتر کر اس کی طرف بڑھا تو وہ قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اور میں نے تم سے کل بھی کہا تھا کہ اس تعویذ کو اتار دو جو تمہیں اس بوڑھے نے دیا ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ اس نے بڑی رکھائی سے کہا، یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے سائمہ؟ تم کس طرح بات کر رہی ہو، اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ کس قدر نیک انسان ہے؟ میں نے کل بھی تمہاری بات کو نظر انداز کر دیا تھا اور آج پھر تم وہی بات کر رہی ہو۔ مجھے بتاؤ کہ یہ تعویذ تمہیں کیا تکلیف دیتا ہے؟ اور اس بار میں برداشت نہ کر سکا اور شاید زندگی میں پہلی بار بڑے تلخ لہجے میں اس سے مخاطب ہوا، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے اس قسم کی چیزوں سے الجھن ہوتی ہے، اور جب تک یہ تمہارے گلے میں ہے میں تمہارے قریب نہیں آؤں گی۔ اس نے تلخی سے کہا اور کل رات کی طرح دروازہ دھاڑ سے بند کر کے باہر چلی گئی۔ میں گنگ سا کھڑا دیکھتا رہا، لیکن نہ اسے روکا اور نہ پیچھے گیا۔ سوچا کہ صبح اس معاملے میں اسے تفصیل سے بات کروں گا۔ دوسری صبح آنکھ دیر سے کھلی اور بچوں کے اسکول کا ٹائم ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اس معاملے کو شام تک ملتوی کرتے ہوئے باہر کی راہ لی۔ شام کو میں بھول گیا اور یوں یہ بات ٹل گئی۔ سائمہ بچوں کو ہوم ورک کروا رہی تھی اور میں شام کا اخبار دیکھ رہا تھا۔ ارے یہ منحوس ابھی تک یہیں ہے، سائمن اچانک کہا، اور میں نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا، اور بلی جسے میں نے کل زبردستی کمرے سے باہر نکالا تھا شیشے سے چہرہ چپکائے بڑے غور سے سائمہ کی طرف دیکھ رہی تھی، اور اس کی آنکھوں میں سائمہ کے لیے اب بھی غصہ تھا۔ اور جب سائمہ نے اسے منحوس کہا تو بڑے زور سے گڑائی، اور کھڑکی بند ہونے کی وجہ سے آواز تو سنائی نہیں دی، لیکن اس کے نوکیلے دانت یہاں سے صاف دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا اور اس کے دانت بھی عام بلیوں سے زیادہ لمبے اور نوکدار تھے۔ اس نے بڑے زور سے اپنا پنجہ شیشے پر مارا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ تم سے سخت ناراض ہے؟ کیوں، میں نے اس کا کیا بگاڑا ہے اور یہ مجھ سے ناراض ہے؟ سائمہ نے خفگی سے کہا۔
ये तो तुम दोनों ही बेहतर जानती हो, क्योंकि तुम भी फीमेल हो और ये भी। और मैंने उसे छेड़ा और मेरी बात पर वो मुस्कुरा दी। और दूसरे दिन मैं बच्चों को स्कूल छोड़कर बैंक जा रहा था और अचानक पिछली सीट से खड़फड़ की आवाज़ सुनाई दी और मैंने बैक मिरर में देखा तो दंग रह गया। रात वाली बिल्ली बड़े मज़े से पिछली सीट पर खड़ी थी और जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ी वो कूदकर अगली सीट पर आई और मेरे कदमों में बैठ गई। मुझे कुछ उलझन तो महसूस हुई, लेकिन मैंने उसे कुछ ना कहा और गाड़ी चलाता रहा। रास्ते में एक सड़क ऐसी भी आया करती और जिसके किनारे आबादी की बजाय खेत थे, और मैं उसी सड़क पर जा रहा था कि अचानक एक मोड़ मुड़ा तो बुरी तरह चौंक गया। सड़क के बीचों बीच वही मनहूस साधु खड़ा था, साधु अमर कुमार। और मैंने ब्रेक पर पांव रखा तो गाड़ी बड़ी मुश्किल से उसे चंद कदम गज के फासले पर रुक गई। अगर मैं बर वक्त ब्रेक न लगाता तो शायद वो गाड़ी के नीचे आकर कुचला जाता। और उसके होंठों पर पुरस्कार मुस्कुराहट थी। लंबी सी माला के दानों पर उंगलियां तेजी से हरकत कर रही थी और मुझे शदीद गुस्सा आ गया। अभी मैं कुछ कहने ही वाला था कि बिल्ली अचानक उछलकर मेरे पांव से निकली और साथ वाली सीट पर खड़ी हो गई। उसके जिस्म के सारे बाल खड़े हो गए थे और वह यक टिक साधु की तरफ देख रही थी। उसकी नज़र जैसे ही बिल्ली पर पड़ी और वो बुरी तरह चौंक उठा और माला के दानों पर हरकत करती उसकी उंगलियां रुक गईं। साथ ही बद्दे होंठ भी साकत हो गए और वह तीर की तरह गाड़ी की तरफ आया और दूसरी तरफ आकर शीशे के साथ यूं हाथ बांधकर खड़ा हो गया जैसे हिंदू लोग इबादत के वक़्त बुतों के सामने खड़े होते हैं। धन भाग हमारे देवी जी, आज तुम्हारे दर्शन हो गए। और उसके होंठों से अल्फाज निकले और गाड़ी के शीशे बंद होने की वजह से उसकी आवाज़ मुझे साफ सुनाई दी और वह बिल्ली से ही मुखातब था। बिल्ली हल्के से गुर्राई और उसके बड़े बड़े नोकीले दांत खौफनाक लगने लगे। यकदम वो ख्वार दिखाई देने लगी और साधु ने उंगली से इशारा किया। हैरत अंगेज तौर पर गाड़ी का शीशा यूं नीचे खिसक गया जैसे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम वाली गाड़ी का शीशा बटन दबाने पर नीचे हो जाता है। और ये साधु का दूसरा करिश्मा था जो मैं अपनी आंखों से देख रहा था। इससे पहले कि जब मैंने गुस्से में आकर पत्थर की वजनी ऐश ट्रे उसके सर पर मारने के लिए फेंकी थी तो वो उसके गंजे सर से टकराकर पाश हो गई। और आज उसने सिर्फ उंगली के एक इशारे से शीशे को नीचे कर लिया और साधु और बिल्ली हर तरफ से बेनियाद एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। और साधु की आंखों में ऐसी चमक थी और जैसे उससे उसकी मनपसंद चीज देखने को मिल गई हो। उसके बरअक्स बिल्ली की आंखों से कहर बरस रहा था और उस किस्म की बिल्ली मैंने जिंदगी में पहली बार देखी थी जो बिल्कुल इंसानों की तरह अपने जज्बात के इजहार पर कादर थी। गाड़ी सड़क के बीच में रुकी हुई थी और इस सड़क पर ट्रैफिक का रश निस्बतन कम होता था, लेकिन ऐसा भी ना था कि ये बिल्कुल वीरान रहती। हम इस हालत में रुके हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए थे, लेकिन उस तरफ से कोई गाड़ी तो क्या पैदल इंसान भी ना आया। हर तरफ सकूतो मर्ग तारी था। और अचानक बिल्ली गुर्राई और उसने अपना मुंह शीशे से बाहर निकालकर साधु के चेहरे के करीब कर लिया। और साधु ने उसकी गुर्राहट को बगौर सुना और कहने लगा, बहुत थोड़ा समय रह गया है देवी जी, और फिर तुम्हें काली माता के सेवक की दासी बनना पड़ेगा। और जाने कब से मैं तेरी राह देख रहा हूँ और वर्षों में मैंने तुझे प्राप्त करने के लिए कारण जाप किए हैं और कितने साधु सनत तेरे कारण जोग लिए बैठे हैं, परंतु काली माता ने मुझे वचन दिया है कि तू केवल साधु अमर कुमार की है। और देवी क्यों अपने इस दास को इतना तड़पा रही है, और तेरा मेरा तो जन्म जन्म का संग रहना है और भाग्य में लिखा है। और बिल्ली एक बार फिर गुर्राई। चला जाऊं और तेरे एक दर्शन के कारण ना जाने कितनी बार मैंने इस मुसले से अपना अपमान करा है, और थोड़ा समय रह गया है और फिर तू मेरे चरणों में होगी और पूरे संसार में साधु अमर कुमार जैसा बलवान कोई ना होगा। माता ने मुझे वचन दिया है कि वह जल्द ही तुझे मेरी झोली में डाल देगी। और साधु बिल्ली की गुर्राहट के जवाब में बोला, और वह बिल्ली से यूं मुखातब था जैसे किसी इंसान से हम कलाम हो। मैं होंठों की तरह देख रहा था और अब बिल्ली गुर्राने लगी और साधु गौर से सुन रहा था और उसके होंठों पर बड़ी ही मैनी खेद मुस्कुराहट थी। देवी जी, इस मसले में कुछ नहीं रखा और तेरे कदम तो हम जैसे साधु जानते हैं। इस मूर्ख को क्या खबर कि तू क्या है। और मुझे साधु की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता, अचानक बिल्ली ने साधु पर हमला कर दिया। और शायद साधु का मुझे अहमक कहना उसकी नाराजगी का सबब बना था।
और वो बिजली के कूंदे की तरह लपकी और उससे जा टकराई। हट्टा काटा साधु उछल कर कई फुट पीछे जा गिरा और बिल्ली ने जमीन पर लौट लगाई और एक बार फिर वो उस पर हमला करने की तैयारी कर रही थी। और साधु की आंखों में जैसे आग के अलाव रोशन थे और वो फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। उसका सर और जिस्म मिट्टी से हट गए थे और माला उसके हाथ से निकल कर ना जाने कहाँ जा गिरी। उसकी हालत काफ़ी मज़का खेज हो चुकी थी और जब वो उठा तो गुस्से से कांप रहा था। अचानक उसने अपने हाथ का रुख बिल्ली की तरफ कर दिया और जिसमें से आग का शोला निकलकर बिल्ली की तरफ बढ़ा और बिल्ली ने छलांग लगाई और साधु का वार खाली जाने दिया और फिर एक लंबी छलांग लगाकर खेतों में उगी फसल में गायब हो गई। साधु भी बिजली किसी तेजी से उसके पीछे लपका और आनन फानन दोनों मेरी आंखों से उज्जल हो गए। मैं हैरान और शशदर सब कुछ देख रहा था और उनके गायब होने के बाद मुझे होश आया और मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और चल पड़ा। ये सब क्या था और साधु एक मामूली सी बिल्ली को देवी क्यों कह रहा था? अव्वल तो इस बिल्ली से मुखातब होना ही कुछ कम अजीब बात ना थी और वो उससे बाकायदा गुफ्तगू कर रहा था और बिल्ली का तर्ज अमल भी कुछ कम हैरान कुन ना था। मैं सारा रास्ते यही कुछ सोचता रहा और बैंक पहुंचने तक मैंने उसे सारे गोरख धंधे का ये हल निकाला कि साधु अपने किसी ज़ाती फ़ायदे के लिए बार बार मेरे सामने आता है और ये सब जो मेरे सामने हुआ मुझे मरऊब करने के लिए था। आग का वो शोला जो उसके हाथ से निकला था वो क्या था? और मेरे अंदर से सवाल उभरा। इस किस्म के शोबदे ये लोग जानते हैं और मैंने खुद को मुतमिन किया। मैंने बैंक की पार्किंग में खड़ी गाड़ी खड़ी की और अंदर दाखिल हो गया और स्टाफ के सलाम का जवाब देते हुए अपने कैबिन में आ गया। थोड़ी देर बाद चपरासी चाय लेकर आया और चाय पीकर मैं अपने काम में ऐसा मनहक हुआ कि सुबह वाला वाक़या मेरे दिमाग में बिल्कुल निकल गया। और 2 बजे मैंने गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल आया और जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा खोला मेरी हैरत की इंतहा ना रही। बिल्ली बड़े मज़े से पिछली सीट पर महूखवाब थी और ये बंद गाड़ी में कहाँ से आ गई? और दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर उसने आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा और म्याऊं की आवाज़ निकाली। मैंने उसे हाथों में उठाया और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकाल दिया। उसने फरियादी नज़रों से मेरी तरफ देखा और ना जाने मुझे उस पर क्यों तरस आ गया और मैंने दरवाज़ा खोलकर पिचकारा तो वह छलांग लगाकर गाड़ी में आ गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और वह आराम से मेरे साथ वाली सीट पर बैठ गई। मैं गैर इरादी तौर पर उसी रास्ते से वापस आया जिस पर आज सुबह मेरे साधु से टकराव हुआ था और सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां आ जा रही थीं। बिल्ली बड़े इत्मीनान से साथ वाली सीट पर आंखें मूंदे बैठी थी और मैंने देखा कि वह हर तरह से एक आम बिल्ली दिखाई दे रही थी। और अचानक गाड़ी बुरी तरह लहराई और खुद ब खुद रुक गई। सड़क पर टायरों के रगड़ने की आवाज़ आई और मैंने घबराकर सामने देखा तो सड़क पर मलंग खड़ा था और गाड़ी उससे बेमुश्किल चंद इंच के फासले पर खुद ब खुद रुक गई थी और वह फकीरों जैसा लंबा चोला पहने सड़क के बीचों बीच लंबी सी लाठी जमीन पर टिकाए खड़ा था और आज उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की बजाय संजीदगी तारी थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोले मेरी साथ वाली सीट पर बैठी बिल्ली को देख रहा था और जो हड़बड़ाकर सीट पर खड़ी हो गई थी और मुझे उसकी आंखों से खौफ नजर आया। उसने एक नज़र मलंग को देखा और फिर बाहर की तरफ छलांग लगा दी और एक छनाके से बाएं साइड की खिड़की का शीशा तोड़कर बाहर जा गिरा और बिल्ली ने एक लंबी जरकंद भरी और खेतों में जाकर गायब हो गई। हा भाग गई, डर गई और मलंग कहके लगा रहा था, देखा तूने और कैसे मुझसे डरकर भाग गई। और वो यक बीक संजीदा होकर मुझसे मुखातब हुआ और मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। बाबा जी, आप एक झलक दिखाकर गायब हो जाते हैं और मैं कई दिन से आपको तलाश कर रहा हूँ। आएँ, गाड़ी में बैठें और आप जहाँ कहेंगे मैं आपको पहुँचा दूँगा, प्लीज़ आएँ। और मैंने मलंग के सामने पहुँचकर आरती से कहा। कई सवालात थे मेरे ज़हन में और मुझे यकीन था कि मलंग इन सवालों का जवाब दे सकता है। साधु के चक्कर में मत फंसना, बहुत मकार है वो, उससे बच कर रहना। और सुन, बुजुर्गों के दिए हुए तोहफे की कदर करना सीख और नफस पर काबू रख। वो तेरी हर रात खरीदना चाहती है और उससे बच, और जैसे उसने मेरी बात सुनी ही ना हो। बाबा जी, आप जैसा कहेंगे मैं करूँगा और बराह करम आप मुझे वक़्त दें और मुझे आपसे बहुत सी बातें करनी हैं। मैंने फिर इल्तिजा की। उसने मेरी बात सुनी अनसुनी करते हुए फिर कहके लगाना शुरू कर दिए। हा, सब कुत्ते इसके पीछे पड़े हैं, लेकिन वो तुझ पर रिझ गई है। और आग से मत खेल, सुन रहा है ना, और आग तेरा घर को जला देगी।
और कभी वो कहके गाने लगता और कभी बेमैनी बातें करता रहा। पीछे मुड़कर देख, और इस बार वो संजीदगी से बोला, और मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सड़क सुनसान पड़ी थी और पीछे तो कुछ, और मैंने मुड़कर कहना शुरू किया, लेकिन देखा तो मलंग गायब था। उसने जानबूझकर मुझे पीछे देखने को कहा था और मैंने दाएं बाएं देखा, लेकिन वो कहीं भी ना था। और मैंने खिड़की के टूटे हुए शीशे की तरफ देखा और गाड़ी में बैठ गया। या खुदा, ये बिल्ली है या कोई जिन भूत, और बंद गाड़ी में घुस आती है और साधु उससे बातें करता है और खिड़की का मजबूत शीशा उसे टकरा कर टूट जाता है। और ये सब क्या है? मैंने सर को दोनों हाथों से थाम लिया और अचानक मुझे किसी गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। मेरी गाड़ी सड़क के दरमियान में रुकी हुई थी और इसलिए पीछे से आने वाली गाड़ी का ड्राइवर हॉर्न दे रहा था और मैंने जल्दी से गाड़ी को आगे बढ़ाया और चल पड़ा। बच्चों को स्कूल से घर छोड़ा और दोपहर का खाना खाकर मैं दोबारा बैंक में चला गया। दिन गुजरते रहे और उसके बाद ना तो मुझे साधु मिला और ना मलंग बाबा और ना ही कोई अजीबोगरीब वाकया हुआ, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता मैं पिछली बातें भूल गया। हाँ, अक्सर व बेशतर मेरे इर्द गिर्द किसी की मौजूदगी का एहसास और गुलाब की खुशबू जरूर महसूस हुआ करती। एक दिन मैं हस्बे मामूल बैंक जा रहा था और सड़क के ऐन दरमियान एक बुर्का पोश लड़की बूढ़ी औरत का हाथ पकड़कर उठा रही थी और वह शायद सड़क पार करते हुए गिर गई थी। गाड़ी को आते देखकर लड़की घबरा गई और उसने जल्दी से बूढ़ी औरत को बगलों में हाथ देकर उठाने की कोशिश शुरू कर दी। मैंने ब्रेक लगाई और गाड़ी से नीचे उतर आया और लड़की अब मेरी तरफ देख रही थी। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? और क्या हुआ अम्मा जी को? और मैंने करीब जाकर पूछा और झील सी गहरी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। अम्मा को ना जाने क्या हो गया है और चकराकर गिर पड़ी हैं और हसीन आंखें आंसुओं से भर गईं। और मैंने नीचे झुककर देखा और बूढ़ी औरत की आंखें बंद थीं और सांस रुक रुक कर आ रहा था और शायद उसे किसी किस्म का दौरा पड़ा था। अगर आप कहें तो मैं उनको अस्पताल पहुंचा दूं। उसने तशक्कुर भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। आप हमें घर तक पहुंचा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, और उनकी दवाई घर पर पड़ी है और वह खाएंगी तो ठीक हो जाएंगी। दरअसल उनको मिर्गी का मर्ज लाहक है और किसी वक्त भी दौरा पड़ जाता है और दवाई खा लें तो थोड़ी देर में ठीक हो जाती हैं। आपका घर कहाँ है? और मैंने घड़ी देखी और 8:30 बज रहे थे। 27 चक में, और वो भी खड़ी हो गई और खासी दराज कद थी। देखिए खातून, मैं हाल ही में इस शहर में आया हूँ और अभी तक यहाँ के इलाकों से वाकिफ़ नहीं, और बराह करम अपना आप बताएं कि आपका घर यहाँ से कितनी दूर है? ज़्यादा दूर नहीं, कोई 3 मील के फासले पर है हमारा घर, उसने जल्दी से बताया। और कहीं मैं इनकार न कर दूं, और मैंने आगे बढ़कर बूढ़ी औरत को उठाने लगा और वो भी मेरी मदद कर रही थी। अचानक उसका नकाब सिर गया और मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं दंग रह गया। और वह कुदरत के सनाई का एक बेहतरीन शाहकार थी। बड़ी बड़ी स्याह आंखें और गुलाबी दमकता हुआ रंग, और जैसे मैदान में गुलाब खोल दिए गए हों। मैंने इतना मुकम्मल हुस्न आज तक ना देखा था, और चंपा भी कुछ कम हसीन ना थी। और ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि मेरी बीवी साइमा खुद भी लाखों में एक है, लेकिन इस लड़की के हुस्न का कुछ हिसाब ही ना था। और मैंने बेमुश्किल नज़रों को उसके चेहरे से हटाया और बूढ़ी औरत को उसकी मदद से गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। उसने दोबारा नकाब चेहरे पर ना लगाया था और गुलाब की अध कली खिली जैसे होंठ। उम्र उसकी बेमुश्किल उम्र 17-18 साल हो गई। और रास्ता बताती जाइएगा, और यहाँ के रास्ते मेरे लिए अजनबी हैं। और मैंने बेमुश्किल उसके चेहरे से नज़रें हटाईं। रास्ते अजनबी हो सकते हैं, लोग नहीं। और वो बराह रास्त मेरी आंखों में देखते हुए बोली। और मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और नज़रें मिली, और अब फंसू खेज आंखों ने मुझे जकड़ लिया। गाड़ी दाएं तरफ मोड़ लीजिए। और मेरी मुहैयत पर बड़ी दिल अवेज मुस्कुराहट उसके गुलाबी होंठों पर मचल गई। और जैसे मैं नींद से जाग गया और आपने मुझसे कुछ कहा, आपके अलावा और कौन है मेरा? और अब मेरा मतलब है कि यहाँ। हसीन आंखों में शौकी और शरारत थी, और हुस्न ने मुझे हर बात से बेपरवाह कर दिया। उसके बताए हुए रास्ते पर मैं गाड़ी चलाता रहा, और कोई आधे घंटे की ड्राइवर के बाद हम एक गांव में दाखिल हो गए। आम रवायती किस्म का गांव था, और कच्चे मकानात, मट्टी से भरी गलियां, खेत। लेकिन अजीब बात यह थी कि दिन का वक्त होने के बावजूद मुझे गांव में एक भी मुतनफ़्फ़स दिखाई न दिया, और इंसान तो कुछ जानवर भी नहीं, और हर तरफ सनसानी का राज था।
बस गाड़ी रोक दीजिए। और वो रहा मेरा गरीब खाना, और वो बड़ी सस्ता उर्दू में बात कर रही थी। मैंने देखा और वो एक झोंपड़ा नुमा मकान था, और सच कहते हैं कि हुस्न किसी की मैरास नहीं होता। कौन कह सकता था कि इस झोंपड़े में इतनी हसीन लड़की रहती होगी। मैंने गाड़ी रोक कर नीचे उतरा और उस बूढ़ी औरत को उतारने में उसकी मदद कर सकूं, और वो बेहोश थी या गहरी नींद में, ये अंदाज़ा मैं न कर सका। और पिछला दरवाज़ा खोला तो वो लड़की भी जल्दी से आ गई। हम दोनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी से उसे निकाला, और इस दौरान में वो बार बार अपना गुदास बदन मेरे जिस्म के साथ लगाती रही, और मेरे बदन में जैसे बिजलियां सी दौड़ रही थीं। उसके वजूद की मदर महक मेरे मशामे जान को मतर किए दे रही थी, और बूढ़ी औरत काफ़ी भारी जिस्म की मालिक थी। थोड़ी सी मुशक्क़त ने लड़की के गुलाबी चेहरे को लाल शुरू कर दिया, और कंधारी अनार जैसे गाल दहक उठे। हम दोनों ने किसी न किसी तरह औरत को अंदर पहुंचाया, और यहाँ तर्ज पर कच्ची मिट्टी से बना हुआ घर था, और खुला सा सहन, कच्चे कमरे, और एक तरफ लकड़ी के बने स्टैंड पर घड़े पड़े थे। और मेरी मदद से अम्मा को कमरे में बिस्तर पर लिटाकर वो जल्दी से बाहर निकल आई। थोड़ी देर बाद पानी से भरा कटोरा लिए अंदर आई, और उसे बुर्का उतार दिया था, और जिस्म के नशीबो अफराद ऐसे थे कि नज़र पड़कर पलटना भूल जाए, और जवानी जैसे उस पर टूट कर बरसी थी, और मेरी नज़रों की तपश ने उसका चेहरा गुलनार कर दिया। अरे आप तो अभी तक खड़े हैं, और शायद हमारा घर इस काबिल नहीं कि आप जैसा बड़ा आदमी बैठ सके। उसने पानी का कटोरा मुझे पकड़ाया और एक बार फिर बाहर चली गई। मैं कमरे का जायज़ा लेने के बाद बूढ़ी औरत की तरफ मुतवज्जा हुआ, और अभी तक इसी हालत में थी। उस लड़की ने कहा था कि घर जाकर उसे दवा दे, लेकिन यहाँ पहुँचकर जैसे वो इस बात को भूल गई थी। शायद दवा लेने गई हो, और मेरे दिल में ख्याल आया, और मैं भी उठने का इरादा कर ही रहा था कि बादे सुबह के झोंके की तरह वो कमरे में दाखिल हुई। उसके आने से जैसे नीम तारीख कमरा रोशन हो गया, और उसके हाथ में शीशे का एक गिलास था जिसमें सुर्ख रंग की कोई सयाल शय भरी हुई थी। ये लीजिए जनाब, और मुझे यकीन है कि इससे ज़्यादा लजीज शरबत आपने सारी ज़िंदगी ना पिया होगा। और उसने बड़ी अपनायत के साथ गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। आप जहर भी पिलाएं तो वह भी लजीज ही लगेगा। और पहला घूंट लेते हुए ना जाने कैसे ये अल्फाज मेरे मुंह से निकल गए। हाय राम, आप बड़े वो हैं। और बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। अच्छू, मुझे बड़े ज़ोर का फंदा लगा, और गिलास मेरे हाथ से छूटने से सारा शरबत कपड़ों पर गिर गया, और मैंने बमुश्किल सांस लेकर उसकी तरफ देखा, और बस ये देखना ही गजब ढा गया। और जैसे ही हमारी नज़रें मिली, और मंजर मेरी आंखों के सामने से धुंधला गया, और मैं उसकी झील सी आंखों में डूब गया। और वह चलती हुई मेरे पास आ गई, और नाजुक बदन से उठती मदर महक ने मुझे बेखुद कर दिया। और बस इतना याद है कि लड़की मेरे करीब आई, और उसने खुद को मेरे ऊपर गिरा दिया। और उसके बाद का मंजर जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। और जब दोबारा मेरी आंख खुली तो सामने बैठे हुए शख्स पर नज़र पड़ते ही मैं बुरी तरह उछल पड़ा, और उसके बाद भी कोई और नहीं, वही मकरूज सूरत साधु था, साधु अमर कुमार। बड़े क्रोफर से मेरे सामने वाली चारपाई पर नीम दराज वो गहरी नज़रों से मेरी तरफ देख रहा था, और मुझे यहाँ लाने वाली लड़की उसके पहलू में दराज थी। और जैसे ही मेरी नज़र उस पर अपने जिस्म पर पड़ी, और हैरत से मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं मुकम्मल बेलबाज था, और 70 पोशी के लिए मेरी नज़रें अपने कपड़ों को तलाश कर रही थी, पर वो मुझे कहीं नज़र ना आए। कमरे में साधु का खौफनाक कहका गूंज उठा। क्या ढूंढ रहा है बालक? उसने मेरी बेबसी का मजाक उड़ाया, और मैंने खुद को कभी इतना बेइज्जत महसूस ना किया था। कुछ ना पाकर मैंने अपने हाथों से ही 70 पोशी करने की कोशिश की, तो ये खौफनाक हकीकत मुझ पर खुली कि मेरा जिस्म बेहिस हो चुका है। जुबान और पलकों के अलावा कोई अज़ू हरकत करने के काबिल ना रहा, और शर्मिंदगी से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया। मेरे सामने कैसी लजा। और कुछ देर वो मज़का खेज नज़रों से मेरी तरफ देखता रहा, और फिर जहरीले लहजे में बोला, जब तू कुत्ता बना तो उस कोमल नार के शरीर जिस्म को भंबोर रहा था, और तब तुझे लाज ना आई, और आज इस समय तुझे अपने शरीर के नंगेपन की कोई खबर ना थी। और उसके अल्फाज मेरे कानों में तेजाब की सूरत कतरा कतरा गिरते रहे, और बूढ़ी औरत बेगायब थी, और उसकी जगह साधु और लड़की ने ले ली थी।
तूने मेरी दासी का बलात्कार किया है और महाराज अमर कुमार की दासी के शरीर संग खिलवाड़ करके तूने घोर पाप किया है और जिसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। और यकदम उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और वो कुछ देर मुझे घूरता रहा और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। तुझे अपने धर्म पत्नी संग अधिकार यही है न, कहा है ना? तुझे अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम है ना, यही कहा था ना तूने? और कहाँ गया तेरा वो प्रेम? और तू तो बड़ा बलवान बनता था। और याद है ना तुझे, तूने कहा था कि यदि अगर मैं दोबारा तेरे आड़े आया तो तू मुझे क्षमा नहीं करेगा। और वो बराह रास्त मेरी आंखों में देख रहा था। और अब देख कि तू कैसे मेरे सामने लाचार पड़ा है। और उस दिन माधोपुर के थाने में ना जाने कैसे तू मेरे हाथ से निकल गया था, परंतु आज कोई चमत्कार दिखाने में सफल ना हो पाएगा। मैं चुपचाप उसकी हर्जा सराई सुनता रहा और मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अपने सत्तरपोशी की थी। बोलता क्यों नहीं? आज कहाँ गया तेरा वो तीखापन? और तुझ में तो आज इतनी शक्ति भी नहीं कि तू अपना शरीर ही ढक सके। चला था महाराज अमर कुमार को नष्ट करने हूँ। और मूर्ख वो अल्फाज का जहर काफी देर तक मेरे कानों में उंडेलता रहा। मैं बेबसी की तस्वीर बना बरहना उसके सामने पड़ा था और मेरा दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। और मुझे शिद्दत से शरीफ के वालिद साहब की नसीहत याद आई और गैर महरम औरत से दूर रहना। और ना जाने शरबत में ऐसा क्या था कि मैं अपने होशो हवास खो बैठा। आज जाने में जो कुछ मैं उसके साथ कर बैठा था उसका पछतावा ही मेरे लिए क्या काम था। और ये बदबख्त साधु मुझे मजीद शर्मसार किए जा रहा था। और यकीनन ये कोई आबरू बाख्ता लड़की ना थी और इसे साधु ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। लेकिन बाबा जी ने तो कहा था कि जब तक तावीज़ मेरे गले में होगा कोई खबीस शायद मेरे ऊपर हावी ना हो सकेगी। उसने जैसे मेरी सोच पढ़ ली। तेरे गुरु का कड़ा तो जो उसने तेरे शरीर के गिर्द खींचा था उसी समय टूट गया जब तूने इस नारी के हाथों जल पीकर उस संग अपने शरीर का संबंध जोड़ा। और कुछ देर मेरी आंखों में देखता रहा और ये नहीं पूछेगा कि वो क्या शय थी जो उस कोमल नार ने तुझे पिलाई। तो जसत मुझे भी था कि वो क्या चीज़ थी और जिसे पीने के बाद मैं मदहोश होकर कतरे मजल्लत की इंतहा गहराइयों में जा उतरा। और मैंने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। वो मद थी यानी शराब थी। और हाँ, शंकतला ने तुझे मद पिलाया था और जो तुझे इतना भाया कि तू उसे पी गया। उसके मकरू होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट उभरी और जिसमें फतह का नशा था। मुझे बड़े जोर की अबकाई आई और अब तेरा गुरु तेरे वास्ते कुछ भी नहीं कर सकता। और तू क्यों मेरे इशारों पर नाचेगा? और तूने एक हिंदू नारी का बलात्कार किया है और बस्ती वाले तेरी आरती उठाने के कारण बेअक्ल हो रहे हैं। और यदि तूने मेरी बात ना मानी तो मैं तुझे उनके हवाले कर दूंगा। और फिर वो जाने और तू और उसके लहजे से सच्चाई का अंदाजा लगाया जा सकता था। तू मुझसे क्या चाहता है? और मैंने मफाहमत का अंदाज अपनाते हुए पूछा। वक्ती तौर पर उसकी हाँ में हाँ मिलाने से मेरा मसला हल हो सकता था और इसीलिए मैंने मफाहमती अंदाज अपनाया और उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। अब की है ना तूने बुद्धि मानो जैसी बात। तू अपनी धर्म पत्नी को तलाक दे दे और उसके अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह पड़े। बंद कर अपनी बकवास। और ये तो मर कर भी नहीं हो सकता। और गुस्से से मेरे बदन में आग लग गई। होगा, अवश्य होगा यदि, और तू उसे नहीं छोड़ेगा तो वो तुझे छोड़कर चली जाएगी। और मैंने अपना एक चेला भेज दिया है और थोड़े ही समय में वो तेरी पत्नी को लेकर आता होगा। अल्फाज थे या बम जो मेरे सर पर फटा और वो बोलते बोलते बुरी तरह चौंक गया। यक बीक उसकी आंखों की चमक बढ़ गई और वो उठकर बैठ गया। उसने हाथ से शंकुतला को परे हटाया और चारपाई से उठकर खड़ा हुआ। और मैं पूरी जान से लड़ गया कि कहीं उसका कारिंदा सहमा को लेकर तो नहीं आ गया। उस सोच ने मुझे दहला दिया और अगर ये सच कह रहा था तो उससे आगे मैं कुछ ना सोच सका। दिल में फौरन ख्याल आया कि इस वक्त उससे जान छुड़ाने के लिए कह देता कि ठीक है और मैं उसकी बात मान लूं, लेकिन मुझे एक दिन सोचने के लिए दे दे। और मैंने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि मेरे कानों में साधु की आवाज़ आई। आहा, और देवी जी आई हैं। पधारिये देवी जी, पधारिये। और मेरे धन भाग। और आज तो चिंटी के घर नारायण आए हैं। और उसकी आंखें चमकने लगीं और जिस पर चारपाई पर मैं बेहोश पड़ा था दरवाजा बिल्कुल उसके सामने था। साधु बंद दरवाजे पर नजरें जमाए खड़ा था और मुझे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। और ये जरूर साइमा होगी। और उस बदबख्त की ताकत के कई करिश्मे तो मैं बेदा देख ही चुका था और उसके लिए
कोई मुश्किल ना था कि वह अपने जादू के जोर से साइमा को यहाँ बुलवा ले और मुझे शिद्दत से मौत की ख्वाहिश हुई। अचानक दरवाज़ा खुला और मैंने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। काश ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं, और दिल में शिद्दत से यह ख्वाहिश उभरी। इस हाल में किसी तरह अपनी बावफा बीवी का सामना कर सकता था। और जब कुछ देर गुजर गई और खामोशी छाई रही तो मैंने डरते डरते आंखें खोली और हैरान रह गया। दरवाज़ों के बीचों बीच वही बिल्ली खड़ी थी जिसने साधु को ज़मीन पर चाटने पर मजबूर कर दिया था। और बिल्ली को देखकर मुझे कुछ आस बंधी। हो सकता है कि ये बिल्ली आज भी साधु को जहर कर ले। और इस वक्त ये अदना सा जानवर भी मुझे गनीमत लगा। और मेरा जिस्म अभी तक शल था और मैंने हाथ हिलाना चाहा, लेकिन बहुत जोर लगाने के बाद भी उसे हरकत देने के काबिल ना कर सका। बेबसी के एहसास से मेरा दिल उभर आया और मैंने आंसू भरी आंखों से बिल्ली की तरफ देखा। उसके जिस्म के सारे बाल खड़े थे और वो यकटिक साधु की आंखों में देख रही थी। और साधु भी सबसे बेनियाज बिल्ली की तरफ मतवज्जा था। और मुझे यहाँ लाने वाली लड़की अब उठकर बैठ गई और वो भी हैरत भरी नज़रों से बिल्ली को देख रही थी। और अचानक बिल्ली की आंखों से सुर्ख रोशनी की शुआ निकली और सीधी साधु के चेहरे पर पड़ी। बंगला के लान में उसने मुझ पर भी रोशनी की शुआ डाली थी, पर वह दूधिया रोशनी थी। और साधु के होंठों पर मैंने खेज मुस्कुराहट उभरी। देवी, क्यों अपना और मेरा समय बर्बाद करे है? अब तेरा कोई वार मुझ पर चलने वाला नहीं। उस दिन तो मैं बेखबरी में मार खा बैठा था, और आज तो किसी चमकदार में सफल ना हो पाएगी। यकदम बिल्ली की आंखों से रोशनी निकलना बंद हो गई और उसने चेहरा घुमाकर साधु के पहलू में दराज लड़की की तरफ देखा। और इस बार उसकी आंखों से निकलने वाली सुर्ख शुआ शंकुतला पर पड़ी। और शुआ का उसके जिस्म पर पड़ना था कि एक शोला सा लपका और शंकुतला के जिस्म ने आग पकड़ ली। उसकी कर्बनाक चीख कमरे में गूंज उठी और वह तड़प कर चारपाई से नीचे गिर गई। आनन फानन आग ने उसे पूरी तरह घेर लिया और वह बुरी तरह तड़प रही थी कि उसकी चीखें दिल दहला दे रही थीं और कमरे में गोश्त जलने की चिरांद फैल गई। और मैं हैरत से आंखें फाड़े देख रहा था और साधु की गजबनाक धाड़ से कमरा गूंज उठा। देवी, मुझे मजबूर ना कर कि मैं तुझे शराप दूं। और मैंने काली माता को वचन दिया है कि तुझे उसके चरणों में पहुंचाऊंगा, और मुझे अपना वचन तोड़ने पर मजबूर ना कर। उसकी आंखों में शोलों का रक्स जारी हो गया। उसने एक नज़र जलती हुई लड़की पर डाली और जहां एक जला हुआ ढांचा साकत पड़ा था और उसकी रूह प्रवास कर चुकी थी। और साधु से एक नज़र देखकर बिल्ली से मुखातब हुआ। तूने अपने प्रेमी के कारण मेरी दासी को परलोक भेज दिया, और अब मैं तेरे इस प्रेमी को नरक में भेजूंगा। और यूं भी तुझे शोभा नहीं देता कि तू एक मलीछ मुसले के संग संबंध जोड़े। और वह जुद बुत होते हुए बोला। बिल्ली ने चेहरा घुमाकर मेरी तरफ देखा और यकायक उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के तासरात उभर आए। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में यह वाहिद बिल्ली देखी थी जो बाकायदा इंसानों की तरह अपने जज्बात का इजहार करने पर कादर थी। उसकी आंखों से दूधिया रोशनी की एक शुआ निकलकर मेरे जिस्म पर पड़ी और उसके साथ ही मेरी खोई हुई ताकत बेहाल हो गई। मैंने हाथ को हरकत देने की कोशिश की और ये देखकर मेरी खुशी की इंतहा न रही कि मैं हाथ हिला सकता था। बिजली किसी तेजी से मैंने अपना लिबास पर झपटा और सबसे पहले अपना सितर पोशी की, और बिल्ली फिर साधु की तरफ मतवज्जा हो गई थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे और साधु जैसे कश्मकश में था। उसे फैसला करने में शायद किसी दुश्वारी का सामना था कि कुछ देर बाद वह गंभीर लहजे में बोला। देवी, मैंने अपनी दासी की मृत्यु भूल सकता हूँ, और दासियों का जीवन होता ही केवल इसी कारण है कि वो महापुरुष बलिदान हो जाएं, और भगवान उन्हें जीवन दान ही उसी कारण करता है। और यदि अब भी तू काली माता के आज्ञा का पालन करते हुए मेरे चरणों में आ जा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। और बिल्ली आहिस्ता से गुर्राई जैसे उसने साधु की बात का जवाब दिया हो। साधु का चेहरा फिर गजबनाक हो गया और उसके बद्दे होंठ मुतहर्रिक हो गए। बिल्ली के मुंह से अजीब सी आवाज निकली और यकदम दरवाजा पूरी तरह खुल गया और काली स्याह बिल्लियों का एक गौल अंदर आ गया और कमरे में हर तरफ बिल्लियां ही बिल्लियां नजर आने लगी और सब साधु अमर कुमार को घूर रही थीं। देवी, मुझे मजबूर ना कर, और क्या मैं तुझे बताऊं कि इस समय किसके सामने खड़ी है? और साधु के होंठों से गुर्राहट निकली और वो चौकन्ना सा दिखाई दे रहा था। उसने छत की तरफ मुंह करके कुछ पड़ा और अपने जिस्म पर फूंक लिया। उसके बाद वो आंखें बंद करके खड़ा हो गया और कमरे में सकूत छाया हुआ था।
अचानक साधु ने आंखें खोलकर बिल्ली की तरफ देखा और फिर किसी नादीदा हस्ती को मुखातब किया। गुरुजी, मैंने तेरी आज्ञा का पालन करते हुए इस पापन को खबरदार कर दिया, परंतु ये इस मलीच मुसले के संग अपना मन लगाए बैठी है, और यदि तेरी आज्ञा हो तो मैं इस पापन को तेरी शिक्षा दे दूं। और वह किसी नादीदा उत्साह से मुखातब था। कुछ देर की खामोशी के बाद छत की तरफ मुंह करके बोला, और धन्यवाद गुरुजी, तूने अपने चेले का मान रख लिया। और धन हो गुरुजी, धन हो। उसने एक बार फिर बिल्ली की तरफ देखा और उसकी आंखें लाल अंगारा हो गई। कुछ देर वो बिल्ली की तरफ देखता रहा और फिर मेरी जानब मुड़ा और अपने हाथ का रुख मेरी तरफ कर दिया, और जिसमें से आग का एक शोला नमूदार होकर मेरी तरफ बढ़ा। मैं बुरी तरह बदहवास हो गया, और अचानक एक बिल्ली ने छलांग लगाई और शोले की जिद में आकर एक पल में राख बनकर जमीन पर गिर गई। और अगर वो शोला मेरे बदन से टकराता तो मेरा भी यही हाल होता, और उस सोच ने मुझे लर्जा दिया। बिल्ली को जलते देखकर साधु की आंखों में कहर उतर आया। उसने एक बार फिर अपना दायां हाथ मेरी तरफ कर दिया, और अचानक उसके नाखून लंबे होने लगे और उनकी शक्ल बर्फ तोड़ने वाले सुबह जैसी हो गई। नाखून तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहे थे, और मौत को सर पर मंडलाते देखकर मैं बुरी तरह बदहवास हो गया, और साधु मुझे सजा देने के चक्कर में बिल्ली को फरामोश कर बैठा, और यही गलती उसके लिए जानलेवा साबित हुई। और अचानक सफेद बिल्ली जोर से गुर्राई और उसने साधु पर छलांग लगा दी। साधु ने जल्दी से अपने हाथ का रुख उसकी तरफ कर दिया, लेकिन उसे देर हो चुकी थी, और बिल्ली उसके नरखरे पर झपटी, और अगले ही लम्हे उसने साधु का नरखरा उधेड़ दिया। वो किसी ज़िबा होते हुए बकरे की तरह टकराया और जमीन पर गिर गया। बिल्ली उसी के नखरे से चमड़ गई, और साधु बुरी तरह हवा में हाथ हिला रहा था, लेकिन बिल्ली ने थोड़ी ही देर में उसका नरखरा उधेड़ कर रख दिया। वो धड़ाम से जमीन पर गिर रहा, और अचानक सारी बिल्लियों ने उस पर हमला कर दिया, और वह सब साधु को नोच रही थीं, और बिल्लियां उसके जिस्म से इस तरह चिमटी हुई थी जैसे चूंटियां गोश्त की बोटी से चिमट जाती हैं। 2 मिनट में उन्होंने साधु के जिस्म का सारा गोश्त चट कर लिया, और अब खाली खून आलूद होंठों को सुर्ख जबान से निकाल कर चाट रही थी, और साधु का बेगोश्त ढांचा जमीन पर पड़ा था। मुझसे ये खौफनाक मंजर देखा न गया, और मैंने आंखें बंद कर लीं। गुलाब की खुशबू का तेज झोंका मेरी नाक से टकराया, और मैं होशो हवास की दुनिया से दूर चला गया, और ना जाने कितना अरसा बेहोश रहा। और फिर मेरे कानों में मुख्तलिफ किस्म की मदम मदम आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कोई रो रहा था और कोई बातें कर रहा था, और मैं आहिस्ता आहिस्ता लाशऊर से शऊर की तरफ महू सफ़र था। आवाज़ें अब वाज़ेह होने लगी, और मेरी आंखों के सामने दूधिया रंग की रोशनी फैलने लगी। अंधेरा फैलना शुरू हो गया, और आंखें खोलने की कोशिश की, और पलकें जैसे एक दूसरे से जुड़ गई थीं, और बेमुश्किल आंखें खोलने पर कादर हुआ, और मुझे किसी का धुंधला सा चेहरा नजर आया। कोई लड़की थी जिसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था, और मजीद कोशिश करने पर मेरी आंखें पूरी तरह खिल गईं, और मेरे ऊपर कोई झुका हुआ था, और इंसानी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। डॉक्टर साहब, मरीज को होश आ रहा है। और फिर तेज तेज कदमों की आवाज़ सुनाई दी, और अब मेरी आंखों के सामने किसी मर्द का चेहरा उभर आया, और मेरा शऊर मुकम्मल तौर पर जाग गया था। कैसी तबीयत है जवान? और मेरे कानों में एक मेहरबान सी आवाज़ आई। ठीक हूँ। और मेरे मुंह से बेमुश्किल आवाज़ निकली, और आहिस्ता से मैंने चेहरा घुमाकर देखा। एक जाना पहचाना सा चेहरा दिखाई दिया, और मैंने याददाश्त पर जोर दिया और पहचान गया। वो मेरा दोस्त इमरान था, और सिसकियों की आवाज़ अब भी आ रही थी, और मैंने आवाज़ की सिमत चेहरा घुमाया, और सफ़ेद चादर में लिपटी हुई वो कोई और नहीं साइमा थी। मैंने जल्दी से उठने की कोशिश की, और बड़े ज़ोर का चक्कर आया, और मैं कराह कर दोबारा बेड पर गिर गया। आराम से लेटे रहो, और अभी उठने की ज़रूरत नहीं। और मेरे कान में वही शफीक आवाज़ उभरी। साइमा, मेरे मुंह से कमज़ोर सी आवाज़ निकली, और वह लपक कर मेरे पास आ गई, और उसका चेहरा आंसुओं से तर था। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है फारूक कि आपको होश आ गया। और उसने रोते हुए मेरा हाथ थाम लिया। मुझे क्या हुआ था, और नकाहत के मारे बोलना दुश्वार महसूस हो रहा था। तुम बिल्कुल ठीक हो जवान, बस मामूली सा बुखार हो गया था। और डॉक्टर ने दोबारा मुझे तसल्ली दी, और मैंने सफ़ेद ओवरऑल और गले में लटकी स्टेथोस्कोप से उसे पहचाना। अचानक मेरी याददाश्त ने काम शुरू कर दिया, और वाक़यात का एक तसलसल के साथ मेरी आंखों के सामने से गुजरने लगे, और उस वक़्त का तसव्वुर करके मैं कांप गया।
साधु का ढांचा यहाँ से हटा दो प्लीज, और बेख्तियार मेरे मुंह से निकला, फारूक, डॉक्टर साहब ने आपको बोलने से मना किया है, और प्लीज खामोशी से लेटे रहें। साइमा ने प्यार से मेरे माथे पर आए पसीने को अपने चादर के पल्लू से साफ किया। लेकिन साइमा, मैं कहाँ हूँ और मुझे यहाँ कौन लाया? और मैं तो यहाँ से बहुत दूर एक बस्ती में था, और मैंने इधर उधर देखा, और ये तो अस्पताल का कमरा लगता है। आपको बहुत तेज बुखार था और इसलिए मैं आपको यहाँ ले आई। अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक, और कल इंशाल्लाह हम घर चले जाएंगे, उसने मुझे तसल्ली दी। खान भाई, फिक्र की कोई बात नहीं, और आपका मामूली बुखार हो गया था। और इमरान ने मेरे पास आकर कहा, गांव से मुझे यहाँ तुम लाए थे? और मैंने उससे पूछा, और ये बात मेरी समझ से बालातर थी कि अचानक बस्ती से मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया। हाँ खान भाई, और मैं ही आपको लाया था, लेकिन बस्ती से नहीं, बैंक के बाहर आपकी गाड़ी में बेहोश पड़े थे, उसने आहिस्ता से कहा। और अचानक मुझे अपने बाजुओं में चुभन का एहसास हुआ। नर्स मुझे इंजेक्शन लगा रही थी, और एक बार फिर मेरी पलकें बोझल होने लगी। थोड़ी देर में मैं गाफल हो गया, और जब दोबारा मेरी आंख खुली तो दिन के उजाले ने कमरे को रोशन कर रखा था। मैंने गर्दन घुमाकर साइमा की कुर्सी पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, और जैसे उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो तीर की तरह मेरे पास आई और उसके होंठ हिल रहे थे। उसने पहले कुछ पढ़कर मेरे ऊपर फूंका और फिर पूछा, फारूक, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हूँ, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि मुझे क्या हुआ था? और मैंने उसका हाथ पकड़ कर पूछा। आपको बुखार हो गया था, उसने प्यार से मेरे हाथ को सहलाया। लेकिन तुम मुझे हॉस्पिटल क्यों ले आई? और बुखार तो हो ही जाता है, और कहीं तुम मुझसे कोई झूठ तो नहीं बोल रही? नहीं फारूक, मैंने पहले कभी आपसे झूठ बोला है। और वो रोहांसी हो गई। और आप उस वक़्त मुल्तान के नश्तर अस्पताल में हैं। और साइमा ने आहिस्ता से कहा। और साइमा, यहाँ मेरे पास बैठो। और मैंने उसका हाथ पकड़कर पास बिठा लिया। सच बताओ, मुझे क्या हुआ था, और कौन मुझे यहाँ लाया, और कहाँ से? और मुझे अंदेशा था कि कहीं ये लोग मुझे उस गांव से तो नहीं लाए जहाँ पर मैंने उस लड़की के साथ, उसके आगे मुझसे कुछ सोचा न गया। हालांकि इमरान ने बताया था कि वो मुझे बैंक के बाहर से बेहोशी की हालत में लाया था, लेकिन मुझे शुबा था कि शायद वो असल बात छुपा गया है। आपको आज 4 दिन बाद होश आया, और डॉक्टर तो आपकी तरफ से बिल्कुल मायूस हो चुके थे। और हॉस्पिटल के इंचार्ज प्रोफेसर डॉक्टर जमील कुरैशी के साथ अंकल बेग के दोस्त हैं, और उन्होंने बड़ी तवज्जो से आपका इलाज किया। और इत्मीनान भरा सांस मेरे सीने से खारिज हुआ। फारूक, और अचानक आपको क्या हो गया था? और इमरान भाई बात कर रहे थे कि किसी काम से बैंक से बाहर निकले तो आप गाड़ी में सीट पर लेटे हुए थे। उसने आपको पुकारा, और जवाब ना मिलने पर उसने दरवाज़ा खोलकर आपके कंधे पर हाथ रखा तो पता चला कि आप बुखार में फंक रहे हैं। हम दोनों अस्पताल गए, और आपका बुखार दम बदम बढ़ता जा रहा था। और शायद बच्चे कहाँ हैं? मैंने पूछा, और मैंने कल उन्हें प्रोफेसर अंकल के साथ भेज दिया था। और मोमना बहुत तंग कर रही थी, और साइमा ने बताया। और मैंने एक बार फिर आंखें मूंद लीं। परेशानी में मुझे पूछना याद ही नहीं रहा, लेकिन आप कहाँ चले गए थे? मैं कहीं ज़रूरी काम से गया हुआ था, और वहाँ मेरी तबीयत खराब हो गई, और बेमुश्किल बैंक तक गाड़ी ड्राइवर करता हुआ उसके बाद मुझे होश ना रहा, और मैंने फ़ौरन कहानी घड़ी। और ये सुनकर मुझे बड़ा इत्मीनान हुआ कि साइमा को किसी बात का पता नहीं चला, और शाम तक मेरी तबीयत मज़ीद संभल गई। डॉक्टर ने जाने की इजाज़त दे दी, और हम वापस अपने घर आ गए। साइमा ने अंकल बेग और इमरान वगैरह को फ़ोन कर दिया, और उससे जब हम पहुँचे तो सब बंगले पर मौजूद थे। बच्चे मेरे साथ लिपट गए, और ड्राइविंग साइमा की थी। और क्योंकि मुझ में इतने सख्ता थी कि रात को साइमा तो थकन की वजह से जल्द सो गई, और जबकि नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। गुजरे वाक़यात बार बार मेरी आंखों के सामने गर्दिश कर रहे थे, और मैं ख्यालात को अपने जहन से झटकता था। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर कोई ना कोई ख्याल मेरे जहन को जकड़ लेता। और क्या वाकई वो एक बिल्ली थी? इस बुरे वक्त में वो मेरे लिए रहमत का फरिश्ता साबित हुई थी। तो क्या एक मामूली से जानवर के लिए मुमकिन है कि वो इतने ताकतवर साधु को मिनटों में उधेड़ कर रख दे? और साधु की जादुई ताकत मैंने अपनी आंखों से देख चुका था, और उस बदबख्त ने मुझे इतना बेबस कर दिया था कि मैं अपने जिस्म को हिलाने से माजूर हो गया था। वाकई वो एक बिल्ली है या?
और मैं जितना सोचता उतना ही उलझता गया और आखिरकार तंग आकर मैं ख्वाब आवर दवा की एक खुराक ली और जिससे मुझे नींद आ गई। और रात का जाने कौन सा पहर था कि मेरी आंख खुल गई और कमरे में घुप अंधेरा छाया हुआ था। हालांकि मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम सोने लगे थे तो साइमन ने लाइट बुझाकर 0 पावर का बर्नर नीला बल्ब जला दिया था और साइमा दूसरी तरफ करवट बदले सो रही थी और उसकी हमवार सांसों की आवाज़ कमरे में खामोशी में आ रही थी। सर्दी बढ़ गई थी और मैंने अपने पैरों से गिर्द कंबल को अच्छी तरह लपेट लिया और अभी मैं आंखें बंद करने ही लगा था कि मुझे अंधेरे में 2 नुक्ते चमकते हुए नजर आए। उनसे दूधिया रोशनी निकलकर मेरे चेहरे पर पड़ने लगी और मैं चौंक गया। मेरे कानों में म्याऊं की हल्की सी आवाज़ आई और बेख्तियार मैंने साइड लैंप जला दिया और कमरे में हर तरफ रोशनी फैल गई। मेरी नज़र सामने पड़ी तो मैं दंग रह गया और वही बिल्ली जिसने मुझे साधु के चुंगल से बचाया था बैठी थी और वह यकटक मेरी तरफ देख रही थी। मैं बेड से उतरकर उसकी तरफ बढ़ा और बहरहाल वो मेरी मौसना थी और उसकी नाजुक वक़्त में वो मेरी मदद ना करती तो बेअख्तियार मुझे झुरझुरी आ गई और जैसे मैं बिल्ली की तरफ बढ़ा वो बदक कर मुझसे कुछ फासले पर पहुंच गई। मैं दोबारा उसकी तरफ बढ़ा तो उसने फिर वही हरकत की और वह बराबर मेरी तरफ देख रही थी और उसके चेहरे के तासरात से ज़ाहिर हो रहा था कि जैसे वह मेरे पास आना चाहती है लेकिन किसी वजह से मजबूर है। क्या बात है, मुझसे नाराज़ हो? और ना जाने कैसे मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल गए और फिर खुद ही मुझे इस बात पर हंसी आ गई और मैं तो उसके साथ ऐसी बात कर रहा था जैसे वह मेरी बात समझ रही हो, लेकिन साधु भी तो उसके साथ हम कलाम रहा था और मैंने उसकी तरफ देखकर दोबारा कहा,